कहानी शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है कि पसंद आती है तो लाइक करिएगा, शेयर करिए दोस्तों के साथ, कमेंट करिएगा। जय श्री महाकाल, आपका नाम, कहां से वीडियो देख रहे हो वो जगह, सब्सक्राइब जरूर करिएगा अगर इस तरह की और वीडियोस देखना चाहते हैं, और सब्सक्राइब के बाद बेल आइकन और फिर उसके बाद ऑल के ऑप्शन को दबाइएगा। मैं हमेशा से संदेहवादी रहा हूं। भूत प्रेत की कहानियां, प्रेतवाधित स्थान और अलौकिक किस्से मेरे लिए केवल कहानियां थीं, कुछ मनोविज्ञान के क्षेत्र में होने वाले असामान्य घटनाओं की व्याख्या, जिन्हें विज्ञान के माध्यम से समझाया जा सकता था। मेरी गर्लफ्रेंड एमिली भी कभी कभी मुझसे सहमत होती, लेकिन वह इन कहानियों में छिपे डर से मोहक थी। उसे हमेशा से पुराने और रहस्यमयी स्थानों की खोज में दिलचस्पी थी। जब उसने मुझसे शहर के बाहरी इलाके में स्थित उस पुरानी लाइब्रेरी के बारे में बात की, तो मैंने इसे एक रोमांचकारी यात्रा के रूप में लिया, न कि किसी खतरे के रूप में। लोग कहते थे कि दशकों से बंद पड़ी इस लाइब्रेरी में आत्माएं वास करती हैं और वहां जाने वाले कई लोग कभी लौटकर नहीं आए। ऐसा वहां के लोगों का कहना था, और मैंने इसे एक और बेबुनियाद कहानी समझा। लेकिन एमिली अड़ी रही। उसके अनुसार इस लाइब्रेरी में कुछ ऐसा था जो उसे पुकार रहा था। उसकी इस भावना ने मेरी जिज्ञासा को भी जगा दिया, और लास्ट में हमने वहां जाने का फैसला किया। मैंने इसे एक मौका माना, यह साबित करने के लिए कि ऐसी कहानियां केवल मन का वहम होती हैं। लाइब्रेरी एक भव्य संरचना थी, लेकिन अब वह समय के साथ जर्जर हो चुकी थी। जब हम उस पर पहुंचे तो चारों ओर अजीब सी शांति थी, जैसे यह जगह समय में कैद हो गई हो। बड़े लकड़ी के दरवाजे जब हमने खोले तो वे भयावह रूप से चरमराए। अंदर की हवा धूल और पुराने कागज की गंध से भरी हुई थी, जैसे वहां सदियों से किसी ने कदम नहीं रखा हो। हमने एक दूसरे की ओर देखा और धीमे कदमों से अंदर चले गए। हमारे कदमों की आवाज भयंकर खाली जगह में गूंज रही थी, जो उस जगह पर छाई हुई खामोशी को भंग कर रही थी। इस समय मुझे केवल पुरानी इमारत की वीरानी और उसकी ऐतिहासिकता का एहसास हुआ, न कि किसी अलौकिकता का। लेकिन एमिली का चेहरा गहरी चिंता में बदल गया। उसने अपनी बाहों को कसकर पकड़ रखा था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे परेशान कर रही हो। मैंने उसे सांत्वना देने की कोशिश की, लेकिन उसके डर ने मुझे भी अजीब सी बेचैनी का अनुभव कराया। यह तो केवल शुरुआत थी। हमने लाइब्रेरी के अंदरूनी हिस्सों को देखने का फैसला किया। पहला कमरा एक विशाल रीडिंग हॉल था। लकड़ी की मेजों और कुर्सियों की कतारें, जो अब धूल की एक मोटी परत से ढकी हुई थीं, भयानक सन्नाटे में खड़ी थीं। दीवारों के किनारे लगी ऊंची किताबों की अलमारियां अब भी किताबों से भरी हुई थीं, लेकिन वे भी समय के साथ धुंधली और खस्ता हो गई थीं। यह जगह सच में समय के साथ बूढ़ी हो गई लगती थी। जैसे जैसे हम गहराई में जाते गए, मुझे यह एहसास हुआ कि इस लाइब्रेरी में कुछ तो था जो मैंने पहले अनुभव नहीं किया था। वातावरण में एक अजीब सी ठंडक थी, जो बाहर की गर्मी से बिल्कुल उलट थी। एमिली ने भी इस बदलाव को महसूस किया और उसने अपनी गति बढ़ा दी। हमने लाइब्रेरी के बेसमेंट की ओर जाने वाली सीढ़ियों को खोज निकाला। सीढ़ियां अंधेरे में डूबी हुई थीं, और हर कदम के साथ उनकी चरमराहट वातावरण की खामोशी को और गहरा बना रही थी। बेसमेंट में हवा और भी भारी और ठंडी हो गई थी, और भी सदा की सुनते बाप टेके थी। यहां हमें एक छोटा दरवाजा मिला, जो किसी पुराने स्टोरेज रूम का था। दरवाजा बंद था, लेकिन उस पर एक अजीब सा निशान था, जिसे देखकर एमिली रुक गई। उसने मुझे बताया कि यह निशान किसी पुराने तंत्र मंत्र का हिस्सा हो सकता है, लेकिन मैंने इसे केवल एक और पुरानी बात कहकर इग्नोर कर दिया। एमिली ने जैसे ही दरवाजे को खोला, एक भयानक गंध ने हमें घेर लिया। यह गंध उस सड़े हुए मांस की तरह थी, जिसे कई दिनों से कहीं बंद कर दिया गया हो। कमरे के अंदर ढेरों पुरानी किताबें और कागज थे, जिन पर समय की धूल और नमी का प्रभाव स्पष्ट था। लेकिन सबसे अजीब चीज थी कोने में रखा एक पुराना संदूक। एमिली ने झिझकते हुए उसे खोला और अंदर झांकने लगी। उसके चेहरे पर डर और घबराहट की लकीरें उभर आईं। संदूक में पुराने पत्र, धुंधली तस्वीरें और एक जर्नल रखा हुआ था। जैसे ही उसने जर्नल के पन्ने पलटे, उसकी सांसें थम गईं। यह जर्नल थॉमस नाम के एक व्यक्ति का था,
जो इस लाइब्रेरी का पूर्व लाइब्रेरियन था और दशकों पहले रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया था। उसकी आखिरी पन्नों में अजीबोगरीब घटनाओं, अंधेरे में फुसफुसाहट और किसी अज्ञात उपस्थिति के बारे में लिखा था। उसने एक ऐसी ताकत का उल्लेख किया था जो अंधेरे में छुपी हुई थी और उसे देख रही थी। उसकी आखिरी पन्ने में एक हताशा भरी गुहार थी जो बीच वाक्य में ही कट गई थी। एमिली की आंखों में डर था और उसने मुझसे कहा कि हमें यहां से तुरंत चले जाना चाहिए, लेकिन मैं अब भी संदेह में था। तभी हमने सुना, हॉल के बाहर किसी के कदमों की आवाज गूंज रही थी। हमने तुरंत अपनी टॉर्च बंद कर दी और अंधेरे में छिप गए। कदमों की आवाज धीरे धीरे तेज होती गई, जैसे वह हमारे पास आ रही हो। दरवाजा धीरे धीरे खुला और मैंने दरार से झांक कर देखा। मुझे लगा कि मैंने वहां एक छायादार आकृति देखी जो हमें देख रही थी, लेकिन जैसे ही मैंने पलक झपकाई वह गायब हो गई। मैंने एमिली को इशारा किया और हम बाहर निकलने के लिए जल्दी से आगे बढ़े। हम बेसमेंट से बाहर निकलने के लिए सीढ़ियां चढ़ने लगे। हमारे कदमों की आवाज खाली हॉल में गूंज रही थी, लेकिन अब वह आवाज और भी डरावनी लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई हमें पीछे से देख रहा है, हमारा पीछा कर रहा है। हम जैसे ही ऊपर पहुंचे, लाइब्रेरी का माहौल अचानक बदल गया। वह सन्नाटा जो पहले खामोशी में लिपटा हुआ था, अब डरावना हो गया था। छायाएं और गहरी हो गई थीं और हवा में अजीब सी गंध भर गई थी। हमने सामने के दरवाजे तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन जब उन्हें धक्का दिया तो वे हिल नहीं रहे थे। दरवाजे जैसे जम गए थे। जैसे जैसे हमने महसूस किया कि हम अंदर बंद हो गए हैं, हमारी घबराहट बढ़ती गई। एमिली ने मुझे पकड़ लिया और हम दूसरे दरवाजों को खोलने की कोशिश करने लगे, लेकिन हर दरवाजा, हर खिड़की कसकर बंद थी। अचानक एमिली ने एक चीख मारी और पीछे हट गई। मैंने देखा कि एक छाया उसकी ओर बढ़ रही थी, जैसे वह उसे पकड़ने की कोशिश कर रही हो। वह छाया अस्पष्ट थी, लेकिन उसके अंदर कुछ भयावह था, कुछ ऐसा जो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, जो शब्दों दाता। एमिली ने अपनी टॉर्च फिर से चालू की, लेकिन उसकी रोशनी अब बेकार लग रही थी। छायाएं और घनी हो गईं और लाइब्रेरी की दीवारों से अजीबोगरीब फुसफुसाहटें सुनाई देने लगीं। ऐसा लग रहा था कि ये आवाजें हमारे अंदर घुसकर हमारे दिमाग को छू रही हैं, हमारी सबसे गहरी आशंकाओं को जागृत कर रही हैं। हम बेसमेंट की ओर वापस भागने लगे, क्योंकि ऊपर की ओर जाने वाले सभी रास्ते बंद थे। लेकिन बेसमेंट अब पहले से भी ज्यादा डरावना लग रहा था। वहां की हवा भारी और ठंडी हो गई थी और हर कदम के साथ फर्श पर हमारी छायाएं विकृत होती जा रही थीं। आखिरकार हम फिर से उस छोटे से कमरे में पहुंच गए जहां हमने पहले वह पुराना संदूक पाया था। लेकिन अब यह कमरा पहले जैसा नहीं था। जैसे ही हम अंदर घुसे, एक अजीब सी ठंडक हमारे शरीर में फैल गई और दरवाजा अपने आप हमारे पीछे बंद हो गया। यह अचानक से हुआ और इतनी जोर से कि एमिली चीख पड़ी। कमरे की दीवारें अब और भी जिंदा महसूस हो रही थीं। वे पहले की तरह निर्जीव नहीं थीं, बल्कि धड़कती हुई प्रतीत हो रही थीं, जैसे कोई अदृश्य दिल उनके भीतर धड़क रहा हो। एमिली ने मेरे हाथ को कसकर पकड़ रखा था और मैं देख सकता था कि वह घबराहट में कांप रही थी। हमने टॉर्च की रोशनी में चारों ओर देखा, लेकिन अब कमरा और भी संकुचित लगने लगा था। वहां कोई खिड़की नहीं थी और कमरे के एक कोने में छायाएं और घनी हो गई थीं। यह छाया किसी आकृति की तरह लग रही थी, जो धीरे धीरे अपनी जगह से खिसक रही थी, जैसे वह हमें देख रही हो। एमिली ने फुसफुसाते हुए कहा, यह हमें नहीं छोड़ने वाला है, हमें यहां से निकलना होगा, जल्दी। उसकी आवाज में डर और हताशा साफ झलक रही थी। मैंने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह जैसे पत्थर का बन गया था, बिल्कुल हिला नहीं। हर कोशिश के साथ दरवाजा और भी कठोर हो जाता गया, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उसे हमारी पहुंच से बाहर कर दिया हो। कमरे के अंदर एक भयानक शांति छा गई थी
और अचानक से वह फुसफुसाहटें ही मैंने एमिली की ओर देखा। मैंने देखा कि उसकी आंखें किसी अदृश्य चीज पर जमी हुई थीं। वह कुछ देख रही थी, कुछ ऐसा जो मैं नहीं देख पा रहा था। वो यहां है, उसने बहुत धीमे स्वर में कहा। उसकी आवाज में भय की तीव्रता थी। उसके शब्दों के साथ ही कमरे का तापमान और भी गिर गया। अब ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी बहुत बड़े हिमखंड के अंदर हों। मेरी सांसें जमने लगी थीं और मेरे हाथ पैर सुन्न हो रहे थे। तभी कमरे की दीवारों पर अजीब सी आकृतियां बनने लगीं। वे आकृतियां धुंधली थीं, लेकिन उनकी बनावट में कुछ ऐसा था जो डरावना था। उन्होंने मानव चेहरे की तरह दिखने की कोशिश की, लेकिन वे विकृत और अधूरी थीं। ये चेहरे शायद उन लोगों के थे जो इस जगह के शिकार हुए थे। फिर वह दरवाजा अपने आप खुल गया। हम दोनों उस दरवाजे की ओर देखने लगे जो अब खुल चुका था। उसकी दरार से अंधेरे की एक और भी घनी परत झांक रही थी। यह अंधेरा पहले से भी गहरा और भयावह था, जैसे वहां कुछ बुरी ताकत छुपी हुई हो जो हमें अंदर खींचने के लिए तैयार हो। यहां से निकलने का यही एक रास्ता है, एमिली ने कहा। उसके चेहरे पर संजीदगी थी और उसकी आंखों में डर की चमक। मैंने उसकी बात मान ली, क्योंकि हमारे पास और कोई चारा नहीं था। हमने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और दरवाजे की ओर बढ़े। जैसे ही हम उसके पास पहुंचे, अजीब सी ऊर्जा ने हमें घेर लिया। यह अजीब थी, एक ठंडी, पर उसी के साथ एक खतरनाक गर्माहट भी महसूस हो रही थी, जैसे आग और बर्फ एक साथ मिलकर हमें जलाने और ठंडाने की कोशिश कर रहे हों। कमरे के बीच में एक मेज थी और उस पर एक पुरानी लालटेन रखी हुई थी। हमने जैसे ही उस लालटेन को उठाया, उसकी मध्यम रोशनी पूरे कमरे में फैल गई। इस रोशनी ने कमरे के कोने में कुछ विचित्र आकृतियों को उजागर किया। ये आकृतियां अजीब तरह की प्रतिमाएं थीं, जो किसी पुराने तंत्र मंत्र का प्रतीक प्रतीत होती थीं। एमिली ने इन आकृतियों को ध्यान से देखा और फुसफुसाते हुए कहा, ये प्रतीक हमें कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं। ये शायद उस चीज की निशानी है जिसने इस जगह को शापित कर दिया है। उसकी आवाज में भय और चिंता की झलक थी। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका कमरे में आया और लालटेन की रोशनी झिलमिलाने लगी। हमने देखा कि उन आकृतियों के चारों ओर छायाएं घूम रही थीं, जैसे वे जीवित हो गई हों। ये छायाएं अब और भी स्पष्ट हो रही थीं और उनकी आंखें अब हमें घूरने लगी थीं। मैंने एमिली को घसीटते हुए वहां से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन मेरे पैर जैसे जमीन में धंस गए थे। कमरे का अंधेरा अब हमें घेरने लगा था और मेरी दृष्टि धुंधली होने लगी थी। तभी उन छायाओं ने अचानक आकार लेना शुरू कर दिया। वे अब विकृत और भयानक चेहरे बन गए थे और उनके मुंह से अजीबोगरीब आवाजें निकलने लगीं। ये आवाजें गहरी और भयानक थीं, जैसे वे हमारे भीतर छिपे भय को जागृत करने की कोशिश कर रही हों। हमें यहां से भागना होगा, एमिली ने चीखते हुए कहा। लेकिन भागने के लिए कोई रास्ता नहीं बचा था। दरवाजा अब पूरी तरह से बंद हो चुका था और कमरा अंधकार और आतंक के समुद्र में डूब गया था। हमने पाया कि अब हम दोनों किसी अनजान जगह पर थे। वह कमरा अब कहीं गायब हो चुका था। चारों ओर केवल अंधकार और वह दमनकारी मौन था। लेकिन इस मौन में भी एक भयानक शोर था जो हमारे दिमाग को छिन्न भिन्न कर रहा था। हम दोनों अब एक दूसरे से बिछड़ चुके थे। मैं एमिली को पुकारने लगा, लेकिन उसकी आवाज कहीं से भी नहीं आई। मेरे चारों ओर की छायाएं अब जीवंत हो गई थीं और वे मुझे अपने बीच घसीटने की कोशिश कर रही थीं। यह छायाएं केवल अंधकार का हिस्सा नहीं थीं, वे उस अंधकार का जीवित रूप थीं जो मेरी आत्मा को निगलने के लिए आतुर थी।
मैंने अपनी पूरी शक्ति से खुद को उनसे छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वे मुझे और भी जकड़ती जा रही थी। तभी मुझे एमिली की चीख सुनाई दी। उसकी आवाज इतनी तीव्र और दर्दनाक थी कि मेरा दिल दहल गया। वह कहीं बहुत दूर से आ रही थी, जैसे वह किसी और ही दुनिया में हो। मैंने उसकी ओर भागने की कोशिश की, लेकिन छायाओं ने मुझे जकड़ रखा था। मेरा मन अब पूरी तरह से डर और हताशा से भर चुका था। मैंने फिर से एमिली को पुकारा, लेकिन इस बार उसकी आवाज एक धीमे विलाप में बदल गई। मेरी आंखों के सामने अब केवल अंधकार और वह विकृत छायाएं ही रह गई थी। वे मेरे चेहरे के करीब आ रही थीं और मैं महसूस कर सकता था कि वे मेरी आत्मा में झांक रही थी। तभी मैं अचानक से एक झटका महसूस किया और मेरी आंखों के सामने एक तेज रोशनी चमकी। जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मैं खुद को लाइब्रेरी के उसी रीडिंग हॉल में पाया जहां से हमारी यह यात्रा शुरू हुई थी। लेकिन अब यह जगह पहले से भी अधिक अजीब और भयावह लग रही थी। एमिली मेरे बगल में बेसुध पड़ी थी और उसकी सांसें बहुत धीमी हो गई थी। मैंने उसे जगाने की कोशिश की, लेकिन वह हिलने का नाम नहीं ले रही थी। उसके चेहरे पर घोर आतंक की छाप थी, जैसे वह किसी भयानक सपना देख रही हो। मैंने चारों ओर देखा, लेकिन सब कुछ धुंधला और विकृत लग रहा था। एमिली को होश में लाने की कोशिश में मैं पूरी तरह से हताश हो गया था। उसके चेहरे पर छाया भय साफ दिखाई दे रहा था। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन उसकी पलकें कांप रही थीं, जैसे वह किसी भयानक सपने में फंसी हो। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया, जो बर्फ सा ठंडा हो गया था। एमिली, मैंने धीमी आवाज में कहा, तुम्हें उठना होगा, हमें यहां से निकलना होगा। पर उसकी ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। मैं घुटनों के बल बैठ गया और उसकी नब्ज टटोलने लगा। उसकी नब्ज धीमी थी, लेकिन चल रही थी। इस बात से मुझे थोड़ी राहत मिली, लेकिन यह भी समझ में आ गया कि अगर हम यहां से जल्द नहीं निकले तो शायद वह फिर कभी न जागे। लाइब्रेरी की छत पर लगे बड़े बड़े झूमर अब स्थिर नहीं थे। वे धीरे धीरे हिलने लगे थे और उनके कांच के टुकड़े आपस में टकरा रहे थे, जिससे एक धीमा लेकिन भयानक संगीत बजने लगा था। वह संगीत मेरे भीतर अजीब सा डर पैदा कर रहा था, जैसे कि वह मेरे दिमाग के सबसे गहरे कोनों में घुसपैठ कर रहा। मैंने एमिली को अपनी बाहों में उठाने की कोशिश की, लेकिन तभी एक ठंडी हवा का झोंका आया और रीडिंग हॉल के दरवाजे अचानक अपने आप बंद हो गए। वह आवाज इतनी तेज और भयानक थी कि मैं वहीं रुक गया। अब हॉल में सिर्फ अंधेरा और वह भयानक संगीत था। जैसे ही मैंने एमिली को उठाया, उसके होठों से एक धीमी फुसफुसाहट निकली। यह आवाज इतनी धीमी थी कि मैं उसे मुश्किल से सुन पाया। वो आ रहा है, यह शब्द उसके मुंह से निकले थे, लेकिन उसकी आंखें अभी भी बंद थी। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। कौन आ रहा है? मैंने खुद से सवाल किया, लेकिन मुझे पता था कि वह कोई साधारण इंसान नहीं था। यह जगह, यह लाइब्रेरी खुद एक जीवित बुराई थी, और वह अब हमें पूरी तरह से अपने शिकंजे में जकड़ चुकी थी। मैंने जल्दी से कमरे के चारों ओर नजर दौड़ाई, लेकिन हर दिशा में अंधकार और छायाएं ही दिखाई दी। वे छायाएं अब ज्यादा घनी और सजीव हो रही थीं, और ऐसा लग रहा था कि वे हमें अपनी ओर खींचने के लिए तैयार थे। मैंने खुद को हिम्मत दिलाई और एमिली को अपने कंधे पर उठा लिया। मैंने दरवाजे की ओर दौड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही मैं आगे बढ़ा, परछाई ने मुझे घेर लिया। वे परछाइयां मानो जीवंत हो गई थी। उनमें से कुछ ने मेरे पैरों को जकड़ लिया और बाकी ने मुझे अपनी जगह पर रोकने की कोशिश की। एक अजीब सी ऊर्जा अब मेरे पूरे शरीर में फैल गई। ये ठंडी और भयानक थी, जैसे कि कोई अज्ञात शक्ति मेरी आत्मा को अपने कब्जे में लेना चाहती है। मैं महसूस कर सकता था कि मेरी ताकत धीरे धीरे कम होती जा रही थी और मेरा दिमाग इस भयानक माहौल के आगे झुकने लगा था। तभी एमिली ने अचानक से एक जोरदार चीख मारी। उसकी आंखें अब पूरी तरह खुल चुकी थी और उनमें एक अजीब सी चमक थी।
उसने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया और एक अनजान शक्ति से खुद को मुझसे अलग कर लिया। वह अब अपने पैरों पर खड़ी थी और उसके चेहरे पर भय और साहस का अजीब मिश्रण था। हमें इसे रोकना होगा, उसने चिल्लाते हुए कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सी शक्ति थी जो इस भयावह माहौल में भी गूंज रही थी। इसे? मैंने हताशा में पूछा। इसे कैसे रोकेंगे? ये क्या है? एमिली ने मेरी ओर देखा। उसकी आंखों में अब वह डर नहीं था जो कुछ समय पहले था। ये बुराई है, उसने कहा, और इसे हमारे भय से शक्ति मिल रही है। अगर हम डर के आगे झुक गए तो ये हमें हमेशा के लिए निगल जाएगी। मैं उसकी बातों को समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इस अजीब और भयानक माहौल में यह सब समझना मुश्किल था। लेकिन हम इसे कैसे रोकेंगे? मैंने उससे पूछा। एमिली ने कमरे के चारों ओर देखा और फिर उसकी नजर उस पुराने संदूक पर पड़ी जो अब हॉल के कोने में रखा हुआ था। वह संदूक, उसने कहा, वह इसका स्रोत हो सकता है। हमें इसे नष्ट करना होगा। हमने बिना समय गंवाए उस संदूक की ओर बढ़ने का फैसला किया। हर कदम पर छायाएं हमें रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन एमिली की आवाज में एक अजीब सी शक्ति थी जिसने मुझे हिम्मत दी। इसे नष्ट करना होगा, उसने दोहराया। जैसे ही हम संदूक के पास पहुंचे, वहां की छायाएं और भी सजीव हो गई। वे अब हमारे बहुत करीब थी और ऐसा लग रहा था जैसे वे हमारी आत्माओं को निगलने के लिए तैयार हैं। संदूक अब पहले से भी अधिक भयावह लग रहा था, जैसे कि वह खुद बुराई का प्रतीक हो। एमिली ने बिना झिझके संदूक को खोलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने उसका ढक्कन उठाया, एक भयानक चीख कमरे में गूंज उठी। यह चीख इतनी भयानक थी कि मेरा दिल दहल गया। संदूक के अंदर से एक घना अंधकार निकला जिसने पूरे हॉल को घेर लिया। जल्दी करो, मैंने एमिली से चिल्लाते हुए कहा, लेकिन वह पहले से ही संदूक के अंदर की चीजों को निकालने में व्यस्त थी। संदूक के अंदर वही पुरानी किताबें, पत्र और तस्वीरें थीं जो हमने पहले देखी थी, लेकिन उनके साथ एक और चीज भी थी, एक पुरानी धातु की डिब्बी जो पूरी तरह से बंद थी। पार्ट 2 के लिए थोड़ा इंतजार करें और हाँ, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।